लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहला मेथड हम लोगों ने करा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर होमोजीनियस चेक करते हैं हम लोग। अब होमोजीनियस भी नहीं है तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये तीन तरह के हमारे टॉपिक में है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती हैं। एक तरह की सिलेबस में नहीं है अब इस बार, एक तरह की है। ठीक है, होमोजीनियस का जो कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको, नया कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन पे वही कंसेप्ट लगना है और फिर इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, जो इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, किस तरह की होती है। लीनियर होती है इस तरह की, जैसे dy बाई डी एक्स लिखा है यहाँ पे, एक तो डेरिवेट होता ही है, प्लस p, यहाँ पे p होता है पी वाई। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होना चाहिए इक्वल टू q। ये इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू q। यहाँ पे p एंड q, जो p और q है, p एंड q आर कांस्टेंट, ये कुछ कांस्टेंट होंगे, या तो ये कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x, या तो ये x के फंक्शन होंगे या तो यहाँ x होगा या यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, y अगर ये dy बाई डी एक्स है तो y यहाँ पे है तो y यहाँ पे। दूसरी तरह की जो डिलीट हो गई है वो इस तरह की थी, उसको बता देता हूं, क्वेश्चन नहीं करेंगे इसको। dx बाई डी वाई, ये dx बाई डी वाई है, प्लस p, यहाँ पे x है तो x इसमें एक ही जगह पे होगा, यहाँ पे dx इक्वल टू q। इस केस में ये p और q जो है वो या तो कांस्टेंट होंगे, 2 3 कोई नंबर होगा, या ये y के फंक्शन। ये वाली सिलेबस में नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड के पेपर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसको बताते हैं। अब यहाँ पे जो p है, इस p का पता करके आपको एक चीज निकालनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको IF लिख दूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म में, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये निकलता कैसे है, इसका फॉर्मूला है IF इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर, इंटीग्रेशन ये e की पावर में p लिखेंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे, p dx। ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसमें क्या होता है, जैसे ये dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इसमें अगर निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यहाँ पे p dy, p यहीं से पता लगता। ठीक है, इसके बाद ये तो चीज हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, दिखाना। एक क्वेश्चन से समझाता हूं इसको किस तरह से सोल्व करना है। अब इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों तरफ यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। इसके बाद इसको सोल्व कैसे करना है, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पे ये, और यहाँ पे y, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे ये अभी हम लोग डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और y का इंटू वाई, इसका डी बाई डी एक्स है। इसको पूरे को डी बाई डी एक्स को इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू।
ये चलता है। इसके बाद dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू dx, इधर शिफ्ट हो जाएगा if इंटू क्यू, यहाँ पे dx। इसके बाद ये सेपरेट होने के बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, वन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करने पे ये भी था यहाँ पे। तो जब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करेंगे डी आई एफ, थोड़ी बता रहा हूँ, थोड़ी कम समझ में आएगी, क्वेश्चन से जब करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हो गया, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेशन से होगा और ये डी से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कट जाएगा। तो आई एफ आएगा आई एफ इंटू वाई इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू डी एफ, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, वही आंसर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यही आंसर होगा। इसको एक क्वेश्चन से समझाते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा ये। अभी तो आप लोग देखो क्वेश्चन से इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन उसने दिया, इसको सोल्व करो। एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस 3y इक्वल टू 2 e की पावर माइनस 2x, 2 नहीं है, e की पावर माइनस 2x, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है किस फॉर्म का, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है तो लीनियर का क्वेश्चन है। इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे इस क्वेश्चन में। जब y को इधर ले जाओगे तो फिर नीचे लाओगे तो दोनों एक साथ रहेंगे टर्म, पहली बात। दूसरी बात, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है अगर x की पावर में x अपॉन y या y अपॉन x दिखाई देता आपको, अगर ये होमोजेनियस होती। अब ये यहां से देखा, यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे देखा y अकेला है, तो ये हमें पता लग गया इस फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद इसमें p का पता करेंगे, p क्या है, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। p क्या है इसमें, इससे कंपेयर करा दो, p आ गया 3। तो थोड़ा इधर बड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है। p आ रहा है 3, जो y के साथ है वो p है, और अगर माइनस होता तो -3 लेते। अब हम लोग दूसरा काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर 3dx, यही होता है जो यहाँ लिखा है, इसको हटा रहा हूँ। इन जहां जहां लिखा था उसकी जगह स्टेप लिखता जा रहा हूँ क्वेश्चन के। इसके बाद e की पावर 3dx, 3 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3x। उसके बाद क्या करना है, ऑन मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। if ऑन बोथ साइड, देखो ये इक्वेशन है, इसमें if को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, e की पावर 3x को इधर भी, भाई बात समझ में, e की पावर 3x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कर दिया, और सारी चीजें सेम लिखी हुई है। ये वाला स्टेप है जो मैं बता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू यहाँ पे ये। इसके बाद मैंने बोला कि इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी रिमेंबर रख सकते हैं, आई एफ इंटू वाई इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू डी एक्स।
इसको ना रिमेंबर ना रखें, एक स्टेप ज्यादा कर लें तो याद नहीं रखना पड़ेगा, याद रखने में भूलने का खतरा रहता है। तो देखो अब इसको मैं पूरे को कह रहा हूं, इसको मैं पूरे को लिख सकता हूं डी बाई डी ए, जो मैं नेक्स्ट स्टेप बोल रहा था, आई एफ इंटू वाई। आई एफ कितना है और ये वाई, ये पूरा गायब हो जाएगा, ये बचेगा e की पावर 3x इंटू वाई। ये आया कैसे, जब आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये आ जाए। देखो e की पावर 3x एज इट इज, y का किया, फिर इसमें y एज इट इज, फिर e की पावर 3x का करेंगे 3 e की पावर 3x, ये e की पावर 3x यहां से आएगा, 3 यहां पे, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल ओपन हुआ है, हर क्वेश्चन में सेम आएगा, बस आपको ये देखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये y यहाँ पे लिखना है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट रूल लगेगा डी बाई डी वो सेम, ये पूरा टर्म इधर वाली पूरी आएगी जो मैंने बोला था, इधर सेम यही रहेगा, e की पावर 3x और e की पावर -2x क्या हो जाएगा, e की पावर x। ये बात समझ में आ रही है यहां तक। इसके बाद मैंने बोला था इस वाले dx को इधर भेज दो, इस dx को इधर भेज दो, ये दो स्टेप हो चुके हैं। इस dx को इधर भेज दिया तो ये बचा d, ये वाला स्टेप दिख रहा है सेम, हाँ अच्छा अच्छा, ये दिख रहा है, ये वाला स्टेप है। इसके बाद मैंने बोला ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करते हैं, ये हो गया इंटीग्रेटिंग। डी से ये कट जाएगा जो मैंने बोला था, तो बचेगा क्या, आई एफ इंटू जब थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप यहां से डायरेक्ट भी आई एफ लिख लिया, आई एफ इंटू वाई, ये डायरेक्ट लिखोगे इक्वल टू इधर आई एफ इंटू क्यू, जो हमारा ए की पावर एक्स आया उसका इंटीग्रेशन कर, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, वरना तो एक स्टेप लगेगा, ऐसे लिख लो प्रॉपरली आ जाओगे। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है और एक प्लस पी लगा दें, तो दिस इज आंसर। ये बस मैंने बोलता है इंटीग्रेट करना है इधर वाली साइड का, तो आंसर है। आप चाहे तो e की पावर 3x इधर ले जा सकते हैं, y इक्वल टू e की पावर -2x प्लस c के नीचे भी जाएगा e की पावर -3x, x में से ये 3x माइनस हुआ तो -2x आ गया। इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर टर्म 2 में, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का। 3 आएंगे 2 आएंगे, 3 एक सेकंड 3 बताए थे, किसने दे दिया, कहां से ले आए, 21 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है पेपर में, देख तो देखे किसका ले आए, कहां से लाए हैं सैंपल पेपर, ना ना गलत है, बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया है बोर्ड ने, और जो बोला है कि उसके हिसाब से पेपर आएगा, उसमें 14 क्वेश्चन है, 40 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है 2 नंबर के, सेक्शन बी में 3 नंबर के क्वेश्चन है 4, और सेक्शन इसमें 4 नंबर के हैं 4 क्वेश्चन, तो 6 4 10 और 4 14 क्वेश्चन है टोटल पेपर में। ये 12 नंबर का है, ये 12 नंबर का है, और ये 16 12 12 40 नंबर का पेपर है। इस तरह से इस चैप्टर से 3 नहीं, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। 3 नंबर का कहां से आएगा, 3 नंबर का या तो वेरिएबल सेपरेबल के बाद हमने पढ़ा था होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनसे एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और एक 2 नंबर का वेरिएबल सेपरेट पे भी आ सकता है,
या डिग्री ऑर्डर करा सकता है या कोई बेसिक सा क्वेश्चन दे सकता है। 21 क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, वो कुछ और मिल गया होगा उन्हें कहीं से, बोर्ड ने तो पेपर अपना सैंपल पेपर भेजा है, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। कई बार सैंपल पेपर वाले ने ऐसा करते हैं, सैंपल पेपर वाले, वो सैंपल पेपर ये बोर्ड का अभी आया था पीछे पेपर, सैंपल पेपर देते हैं उससे पहले सैंपल पेपर छाप लेते हैं, ऐसे टर्म बन के छाप लिए थे उन्होंने बहुत सारे सैंपल पेपर। अब छाप लिए तो मार्केट में तो बेचेंगे ही, तो उनको एग्जैक्ट पैटर्न का पहले नहीं पता था। अब जब बोर्ड का सैंपल पेपर जब से आया तब से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरह के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक लास्ट वाला क्वेश्चन 4 मार्क का केस स्टडी बेस्ड होगा। कुछ गलत ना पढ़ लें इधर उधर से आप लोग, इससे तो गलत पढ़ने से तो अच्छा है कि ना ही पढ़ें। गलत जानकारी ज्यादा खतरनाक है, इससे तो जानकारी हो ही ना। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक बताया है किसी ने। अभी थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया होगा आपको, एक दो क्वेश्चन और इस पे कराता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा हो क्या रहा है, करना क्या है। ये डीवाई बाय डीएक्स वाली फॉर्म पे ही होंगे, जैसे यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई, जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 9.6 से ले रहा हूं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आऊंगा। ये देखो क्या ये लीनियर नहीं है, डीवाई बाय डीएक्स है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है और कहीं भी y नहीं होना चाहिए, तो लीनियर है। y के नीचे x लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x, इससे क्या फर्क पड़ेगा 1/x, तब भी y/x ही है इसका मतलब। अब यहाँ पे p क्या है, जो y के साथ है वही p है, कौन है y के साथ, p यहाँ पे 1/x है। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे इसमें। नेक्स्ट काम होगा इंटीग्रेट, क्वेश्चन समझाता हूँ फिर एक खुद से करके देखिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, e की पावर 1/x dx, e की पावर log x। अब एक प्रॉपर्टी देख लीजिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन की, अगर e की पावर में log आ गया इस तरह, e और log दोनों खत्म हो जाएंगे, x नीचे गिर जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, क्या है दोबारा बता दूं, e की पावर log y है अगर, तो e और पावर log ये बचता है अकेला y। e की पावर log x की पावर 3 हो तो e और पावर में log खत्म हो जाते हैं, x की पावर 3 बचेगा। क्या आ गया, ये फंक्शन क्या आ गया x, फिर क्या करना है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई, x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया x dy बाय dx प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू x को इधर मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। इसके बाद मैंने बोला ये dy dx किसका होगा, x का और y का। अगर मैं यहाँ पे x इंटू वाई लिख लूं, देखो ये इसका प्रोडक्ट रूल भी होगा, इसका अगर प्रोडक्ट रूल लिखे तो x यहाँ भी है और ये x यहाँ भी है,
एक्स से एक्स कट गया, वाई एक्स को एज इट इज रखा और वाई का ये आ गया, फिर वाई को एज इट इज रखा और एक्स का 1 आ गया, 1 ही तो आएगा जब एक्स अंदर जाएगा, इससे कट जाएगा ना। तो ये पूरा डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई का लिखा होता है हर क्वेश्चन, इधर एक्स क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में इस डीएक्स को उधर ले जाके इंटीग्रेट करो। नाउ लिख देना बीच बीच में लाइन ऑन इंटीग्रेटिंग और ये सब फॉर्मेलिटीज। अब ये कट जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3 का क्या आएगा प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप वाई फाइंड कर सकते हैं, इस को इधर भेज के ऐसे को वाई इक्वल टू एक्स को नीचे भेज दो तो ये कट जाएगा, तो एक्स की पावर 3 अपॉन 4 और यहाँ पे सी अपॉन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों के नीचे जाएगा ना, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा। ऐसे भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वाई निकाल दो तो ज्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखो इसको, dy बाय dx प्लस sec x इंटू वाई इक्वल टू, अब आपको देख के तो समझ में आ रही होगी कि ये लीनियर इक्वेशन कैसे होती है। यहाँ y है, यहाँ y है और ये सब x x होने थे। अब आप देखो इसको खुद से ट्राई करो, 2 मिनट 3 मिनट देता हूं आप लोगों को, इसको सोल्व करो खुद से, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाओ। आगे वाला समझ में मतलब पहले इसमें tan x क्या होगा, tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, वो रख दिया उसकी जगह। हाँ, फिर sec स्क्वायर का अलग किया, 1 का अलग किया, sec स्क्वायर का आ गया tan x और 1 का आ गया x। अभी तो सीधे सीधे लिखे थे यहाँ पे इसने। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से भी लिख के दे सकता है कि ये पूरा डिवाइड बाय डी सब तो अलग से साफ दिखाई दे रही थी कि ये। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस y इक्वल टू tan x। इसको देख के इक्वेशन को पता कैसे लगेगा कि ये लीनियर है, ये y dy बाय dx है, तो y हमेशा एक जगह घूमता हुआ दिखाई देना चाहिए, केवल एक जगह y की पावर 1। तो ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आपको, तो फिर आपके लीनियर के चांसेस हैं। वैसे सेपरेट तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, अगर इस y को इधर ले गए तो सेपरेट तो होने से रहे, वेरिएबल सेपरेट। होमोजीनियस का पता तभी लग जाएगा जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आके यहाँ पे x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स गिवन होगा उसके एंगल में, क्योंकि एंगल में तो हम बना नहीं सकते ना डिवाइड करके भी, तो ये लीनियर बना दिया। अब इसको cos स्क्वायर x को हटाना है पहले, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होता नहीं है इसके पास। तो क्या करेंगे, इसको पूरे को cos स्क्वायर x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इसको हटाना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाय dx होता है, तो इसको इधर cos स्क्वायर x डिवाइड बोथ द साइड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, दोनों तरफ cos, इधर फोर एलसीएम ये कट गया, इधर फोर एलसीएम 1 अपॉन cos स्क्वायर इंटू y, इधर tan x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकता हूं। याद ही बेटा बात समझ में, बस इसको cos से डिवाइड कर दिया, इसका यहाँ sec का यहाँ ये आ गया 1 अपॉन cos, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो ये होती है, जैसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है p y इक्वल टू q, तो इसमें डिवाइड बाय dx अकेला होता है, तभी p का पता लगता है। तो हमें यहाँ पे p का पता लगेगा, इसको 1 अपॉन cos को sec स्क्वायर लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x। p क्या है यहाँ पे, आगे खुद से ट्राई करो।
पी है हमारा सेक स्क्वायर e की पावर इंटीग्रेशन, पी नहीं आई एफ निकाल रहा हूं, पी रखूंगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का आएगा tan एक्स, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, करो सोल्व, 2-3 मिनट देते हैं आपको। आ गया समझ में? Yes. ठीक है। अब इसमें इसी टॉपिक में अगर आगे बताऊं आप लोगों को, इसमें ये आपका हर क्वेश्चन में हर सॉल्यूशन में सी आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, जनरल या पर्टिकुलर? General. ये जनरल सॉल्यूशन है, कांस्टेंट आ रहा है। तो कई बार आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कराएगा, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसके लिए, लेकिन उसके लिए करेगा क्या ऋतिक, उसके लिए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ डाटा देगा। जैसे क्वेश्चन इसने दिया है यहाँ पे, ये dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x 13 2y tan। अब जो और क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज के 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन लगा के देखो बैठ के आराम से, वो क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई नई चीज नहीं है, प्रोसीजर हर क्वेश्चन का यही है। प्रॉब्लम इसमें जहां आएगी आपको वो आएगी इंटीग्रेशन में, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं करा है सही से तो इंटीग्रेट करना। अब देखो इसमें दे दिया sin x, इतना देने के बाद ये बोल रहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, उसके लिए आगे डाटा देगा x इज इक्वल टू पाई, when x इक्वल टू पाई बाय 3 y इक्वल टू 0। जब x पाई बाय 3 है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो जब हमारा जो सॉल्यूशन आएगा लास्ट में, तो हम लोग y की जगह 0 और x की जगह पाई बाय 3 रख देंगे, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी जो कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन, और उस c को वहां पे फिर से रख देंगे। कैसे देखो, इसको अब डायरेक्ट करके दिखाता हूं कितना छोटा हो जाता है क्वेश्चन। तो अब आईएफ निकालेंगे डायरेक्ट, ये आएगा 2 और tan x, तो 2 बाहर tan x का tan x का log sec x। अब log की प्रॉपर्टी है, पावर में चला जाएगा, 2 यहां से e और 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा sec x। ना अब डायरेक्ट कैसे होगा, अब इधर लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इंटू y, sec स्क्वायर x इंटू y। ये मैं 2, 3, 4 स्टेप जंप करके लिख रहा हूं डायरेक्ट, sec स्क्वायर x इंटू y, इधर वाला पूरा काम खत्म। इधर sec स्क्वायर x को मल्टीप्लाई sin x और यहाँ पे dx, और इसको करना है इंटीग्रेट, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना। ये हेलो कहां से बात कर रहे हैं आप, मुझे बाद में कॉल कीजिएगा, थोड़ा बिजी हूँ। हाँ जी, क्या आएगा इसका, sec x आएगा। कैसे आ रहा है देखो, एक sec तो sec रहने दो, एक sec को cos बना लो, sec x cos sin अपॉन cos tan, तो sec x tan x इसका होता है sec x का प्लस c, इंटीग्रेशन समझ में आया, sec स्क्वायर x इंटू y, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। अब आप y की वैल्यू 0 और x की पाई बाय 3 पुट करोगे, c मिलेगा, y को 0 तो ये पूरा इधर 0, इसको पाई बाय 3, sec पाई बाय 3 मतलब sec 60, sec 60 के लिए सोचो cos 60, cos 60 के लिए सोचो sin 30, sin 30 1/2, उसको उल्टा करो तो c की वैल्यू -2। अब लास्ट में करना क्या है, आपको ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, यहाँ c की जगह पे लिख देना है -2, तो दिस इज द पर्टिकुलर। आई कुछ बात समझ में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। Not starting, ending part. ये यहाँ पे y को 0 रखा, वो दे रखा था, तो ये पूरा 0 हो गया। इधर x की जगह रखा पाई बाय 3, मतलब 60, sec 60 होता है 2 प्लस c, यहाँ पे प्लस c था, तो मैं 2 को इधर ले गया तो ये हो गया -2। Okay, मतलब c की वैल्यू निकाल c की वैल्यू निकाल के और c की जगह रख देंगे।
जब सी हट जाएगा तो वो पर्टिकुलर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।